नमस्कार। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। और मैं अमरीश और उनके आरटी फोरम को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमें ये अवसर दिया कि हम शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करें। मुझे प्रोफेसर शांति सिन्हा ने जो कहा वो सुनकर के बड़ी खुशी हुई, जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स का plight क्या है, टीचर्स की सिचुएशन क्या है और हमारे सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ हैं, इनइक्विटीज, क्वालिटी और दूसरे एजुकेशन सिस्टम की, उनका सामना हमने मिलजुल के हम कैसे कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको सिर्फ एक बैकग्राउंड के हिसाब से राइट टू एजुकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, उसकी जेनेसिस। राइट टू एजुकेशन जो इंडिया में एक्ट बना, उसमें 3 दृष्टिकोण से अपने को देखना चाहिए। पहला दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय। जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये केस आया कि इंडिया में राइट टू एजुकेशन संवैधानिक राइट है या नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये राइट टू एजुकेशन तो सरकार का ऑब्लिगेशन है, चाहे सरकार मानती है या नहीं मानती, क्योंकि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों में ये ऑब्लिगेशन ले लिया है और ये सही बात है। बहुत सारे 8 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन है जिनमें भारत का ये ऑब्लिगेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शिक्षा एक इनएलिजिबल राइट है, हर एक का जन्म से अधिकार है। लेकिन दूसरा उसमें इश्यू ये था सुप्रीम कोर्ट का कि ये बात भूल जाओ कि कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, राइट टू एजुकेशन तो भारतीय संस्कृति में हर आदमी का इनएलिजिबल राइट है और इसलिए राइट टू एजुकेशन उन्होंने राइट टू लाइफ माना। तो इसमें 2 दृष्टिकोण जुड़े हुए हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस, संवैधानिक उसका आधार, जिसके अनुसार राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 में और पहले से ही है। जब आपका राइट टू लाइफ है तो राइट टू एजुकेशन है, लेकिन राइट टू एजुकेशन आप भारतीय संस्कृति में, भारतीय जो अपनी सांस्कृतिक धरोहर है उसमें भी है, क्योंकि एजुकेशन के बिना, ज्ञान के बिना, विद्या के बिना जीवन जीने का कोई खास अर्थ नहीं रहता। इसलिए हर एक का ये अधिकार होना चाहिए, मौलिक अधिकार, तो उनको शिक्षा मिले। अब जब अपन राइट टू एजुकेशन की तरफ देखते हैं और जितने भी चैलेंजेस हैं, तो हमें इन तीनों दृष्टिकोण को सामने रखना चाहिए। जैसे प्रोफेसर शांति सिन्हा ने बताया, हम सब जानते हैं कि देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। इसको इस शिक्षा में जो जिसको बहिष्कार कह सकते हैं या मार्जिनलाइज कहते हैं, बहुत सारे बच्चे जिनको शिक्षा मिलती नहीं है, मिलती है तो बहुत ही घटिया क्वालिटी की मिलती है, उनको शिक्षा पूरी अच्छी तरह से मिलनी चाहिए और अधिकार की तरह मिलनी चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशन है उसमें ये क्लियर है ऑब्लिगेशन में, इंडिया के जो ऑब्लिगेशन है, हर देश का जो उसको मानते हैं उनका ऑब्लिगेशन है कि सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी उससे वंचित नहीं रहना चाहिए। एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू एजुकेशन। इसलिए अगर एक बच्चे को भी शिक्षा नहीं मिलती तो ये उन सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, उनका अपन पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें यह भी है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक लेवल क्या है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है नहीं है, आपका जाति क्या है, इसके धर्म क्या है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार शिक्षा एक यूनिवर्सल राइट है जिसको किसी भी तरह का भेदभाव के बिना, किसी भी तरह का एक्सक्लूजन या के बिना मिलना चाहिए। इसी तरह अगर अपन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान की तरफ देखें तो ये क्लियर है कि संविधान के अंदर शिक्षा के अधिकार का बहुत ही सॉलिड बेसिस है, बड़ा ठोस अधिक उसका स्तर है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियर कट लिखा हुआ है शुरू में कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन भारत के लोगों ने इसलिए बनाया कि सबको न्याय मिले, सामाजिक न्याय मिले, आर्थिक न्याय मिले, पॉलिटिकल राजनीतिक न्याय मिले, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और इसके साथ साथ शिक्षा का प्रोविजन है आर्टिकल 14 में, जिसमें सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 14 में एक संवैधानिक अधिकार है। और मैं इसके बारे में एक चित्रा वर्सेस कमला घोष
जो चित्रा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1969 का, वो साइड करना चाहता हूँ। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मैं केस को उसका फाइंडिंग आपको बताना चाहता हूँ, कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द नेशन फॉर एजुकेशनल एडवांसमेंट is a fundamental right, and therefore every Indian should be enabled to strive towards excellence in education. तो उन्होंने समानता का अधिकार बताया, उन्होंने क्वालिटी का अधिकार बताया, और ये आज की सिचुएशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है जिसकी तरफ हमें खास तौर से ध्यान देना चाहिए, और वो है आर्टिकल 46। उस आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है कि अपने देश में जितने भी शेड्यूल कास्ट है, जितने भी शेड्यूल ट्राइब और वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार है और सरकार को उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आपको उस आर्टिकल के बारे में पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी में, कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस अपॉन स्टेट द ऑब्लिगेशन टू प्रमोट विद स्पेशल केयर, खास उसके ऊपर ध्यान रख करके, द एजुकेशन एंड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। जो पिछड़े हुए लोग हैं उनका एक खास तौर से उनको ध्यान रखना चाहिए, इन पर्टिकुलर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। ये मैं खास तौर से बताना चाहता हूं क्योंकि जब इन लोगों का शिक्षा का अधिकार नहीं होता है तो समाज के अंदर सोशल जस्टिस नहीं होता है और एक्सप्लॉइटेशन चलता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही ग्रॉस वॉयलेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा उल्लंघन है। अब ये मैंने इसलिए कहा कि आप अगर आज की तारीख में अपने देश की स्थिति देखें, और ये मजदूरों का फ्लाइट और जो भी इंट्रोडक्शन में मिस्टर अम्बरीश और प्रोफेसर शांता सिन्हा ने कहा बिल्कुल सच है कि कितने लोगों को अब देखें, भारत की 1/3 से ज्यादा जनता गरीब है, एक्सट्रीम पॉवर्टी है सरकार के अनुसार, यूनाइटेड नेशंस के अनुसार। उन लोगों के बच्चों का क्या हो रहा है? उन लोगों के बच्चों को कैसे शिक्षा मिल सकती है? समानता के आधार पर, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक अधिकार के आधार पर, और उनका सरकार को अपने अंतरराष्ट्रीय जो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है, उसके अनुसार कैसे करना चाहिए। इसमें एक खास जो शिक्षा के अधिकार को पूरा नहीं करने में रुकावट है, ग्रेट इम्पीडिमेंट, वो है प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन, निजीकरण एजुकेशन में। बहुत आजकल हिंदुस्तान में, खास अपने देश में खास तौर से, लेकिन काफी विकसित देशों में एक निजीकरण की तरफ बहुत बड़ा ट्रेंड बन गया है, और बहुत ही ज्यादा तादाद में सरकारी स्कूल हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज कम हो रही है, जबकि प्राइवेट स्कूलें बन रही है। और उन प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस तरह की शिक्षा का सिस्टम है, वो इन तीनों जो मैंने मूल बात कही है उनका उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय भारत के जो उत्तरदायित्व है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है ना, भारत के संविधान के अंदर। और सर, स्पीक इन इंग्लिश आल्सो, people are okay, thank you. Yeah. So this is a violation on all 3 counts, on international obligation of India, on our constitutional right, and particularly on India's ancient civilizational value, spiritual heritage. For example, privatization, first of all we must understand, अपने को समझना चाहिए कि सरकारी स्कूलें होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। माइनॉरिटी, रिलीजियस और कल्चरल माइनॉरिटीज की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के सिवाय इन प्रिंसिपल, सिद्धांत के अनुसार सारा सरकारी सिस्टम होना चाहिए, और क्योंकि सरकार का दायित्व है इसलिए आज की तारीख में पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाना चाहिए। हालांकि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज श्रिंकिंग, उसके बढ़ाती नहीं हो रही है, इसलिए प्राइवेटाइजेशन इन प्रिंसिपल एक बहुत ही गलत, अनएक्सेप्टेबल चीज है, और खास तौर से शिक्षा को व्यापार बनाना। वाजपेयी ने कहा था जब 2003 में यूनेस्को की मीटिंग हुई थी कि वी सी रिच मैन्स स्कूल एंड पुअर मैन्स स्कूल, और उस तारीख से आज तक ये सब बढ़ रहा है, और उससे शिक्षा व्यापार बन गई है। क्या अपने इन आवर कल्चर, इन आवर हेरिटेज, इन आवर स्पिरिचुअल वैल्यूज, कैन विद्या बिकम व्यापार? इंडिया, भारत के देश में हम अगर भारत का कोई भी गर्व करते हैं तो क्या एक विद्या को व्यापार बनाना किसी भी भारतीय को मंजूर करना चाहिए? उसके खिलाफ में विद्रोह नहीं करना चाहिए। इसलिए हमारा सबका ये उत्तरदायित्व है कि प्राइवेटाइजेशन में जो स्कूलें बन रही है, जिस तरह से
उनको छूट दी जा रही है, उसके ऊपर गंभीरता से प्रोटेस्ट करें और उसको खत्म करने के तरफ सरकार को आग्रह करें कि सब कदम उठाए जाए, ऑल स्टेप्स टू बी टेकन इन ऑर्डर टू मिटिगेट दिस इविल ऑफ प्राइवेटाइजेशन। उसका काफी इविल है, सबसे बड़ा उसका इविल यह है कि समाज में असमानता करना है। ये लोग प्राइवेटाइजेशन कैटर्स टू द रिच सेक्शंस ऑफ द पीपल एंड देयरफॉर क्रिएट्स सम काइंड ऑफ सोशल एसिमेट्री। इट इज ए ब्लो टू द रेस्पेक्ट फॉर रेस्पेक्टिंग कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री। इसलिए इस असमानता को प्राइवेटाइजेशन जिस ढंग से आगे बढ़ा रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। वो किस तरह की संस्कृति पढ़ाते हैं प्राइवेटाइजेशन में? वो सिर्फ आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में एक अच्छा सिटीजन कैसे बनना चाहिए, कंज्यूमर सिटीजन कैसे बनना चाहिए, ये उनका फोकस है और इसलिए बढ़ रहा है। और मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इन इंडिया इज दैट गवर्नमेंट्स आर प्रमोटिंग प्राइवेटाइजेशन, इन सम केसेस इवन कोलैबोरेटिंग। और उसके अंदर इस तरह से अन्याय हो रहा है, great social injustice in the sense, and Professor Shanta Sinha said this rightly, that teachers themselves are also part of this victimization process. Teachers ko बेचारों को they don't have permanent job, they don't have respect for their teaching qualifications and their contribution. They are on contractual basis, and there is great exploitation of teachers, and there are lot of excuses in order to say that they are not making money, they are not finding qualified teachers, etc., etc., and therefore that is a threat to the teaching profession. लेकिन मैं एक खास बात पर जोर देना चाहता हूं। आई विल लाइक टू एम्फसाइज वन थिंग वेरी स्पेसिफिकली, एंड दैट इज समथिंग व्हिच डिजर्व्स आवर कंसिडरेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टुडेज सिचुएशन ऑफ कोविड, एंड दैट इज द राइट टू एजुकेशन डिजिटल एज। आजकल की जो डिजिटल डिवाइसेस बन रहा है, जिससे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को और सारे स्मार्टफोन और दूसरे डिवाइसेस को प्रमोट किया जा रहा है, उसके शिक्षा के ऊपर बुरा असर भी है, अच्छा असर भी है। अच्छा असर बहुत कम है, बुरा असर बहुत ही ज्यादा है। अच्छा असर यह है कि अपनी कनेक्टिविटी मिलती है, आप मटेरियल ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, दूसरी जगह लोगों को पहुंच सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, ये एक साधन है, और उस साधन को दुरुपयोग की तरह यूज किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। दुरुपयोग कैसे हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल, जो डिजिटल डिवाइसेस है, सबसे बड़ा उसका नतीजा तो ये देखने को आता है कि डिजिटल डिवाइड, डिजिटल गैप, ये देश में जो धनवान लोग हैं, जिनके पास पैसा है, those who are well to do, those who can afford, they can purchase those devices, and not the masses of the citizens of India. More than 1/3 of people who are victims of extreme poverty and who therefore either are remain deprived of these devices or cannot afford. And therefore, we need to look into the consequences of digitalization of education, digitalization system on education, in order to ensure that digitalization does not lead to aggravating the existing gap in the society. असमानता डिजिटलाइजेशन से नहीं बढ़े, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा खतरा है, मैं उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपको सबको पता है कि फेक न्यूज होता है आजकल, बहुत उसकी चर्चा चल रही है। कोई भी किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन लोड कर सकता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन कंप्यूटर पे मिल सकती है, चाहे वो सही है चाहे गलत है, और कई जगह गलत है। और उसके साथ एक जुड़ा हुआ एक और है फिनोमेना, एक और ट्रेंड है, वो ये है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अनब्रिडल्ड आउटराइट पब्लिसिटी में लगी हुई है, सिटीजन को कंज्यूमर समझ करके। और अपन कंप्यूटर की तरफ प्रोग्राम टीवी में देखें तो खूब प्रचार अंधाधुंध धड़ाधड़ आ रहे हैं, जिसके ऊपर किसी तरह की रोक नहीं है। और इसका कारण यह है कि लोगों को किसी तरह एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर आगे बढ़ाया जाए। अब इसका नतीजा क्या होता है शिक्षा के ऊपर? इसका नतीजा यह है, और उसके अंदर दो चीजें बड़ी जरूरी है। एक मैं आपको कोट करना चाहता हूं, चार्ल्स इवंस, उसने एक नॉवल लिखा है एक्ट ऑफ फेथ, द एक्ट ऑफ फेथ। उसने एक बहुत अच्छी चीज कही है, मैं कोट करूंगा इंग्लिश में। उसने कहा है, वी आर स्विमिंग इन द ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सिंकिंग इन इग्नोरेंस। आजकल की ये सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कोई ज्ञान कुछ नहीं है, और ये शिक्षा को किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, जिसको यूज करना नहीं आता, जिनको टीचर्स को यूज करना नहीं आता, और उसके कारण लोगों की इग्नोरेंस बढ़ रही है। अपने शिक्षा के मूल्य क्या है, शिक्षा में चरित्र क्या होना चाहिए, शिक्षा के गुण क्या है, वो नहीं जानते। किसी ने बड़ी अच्छी तरह से कहा है कि शिक्षा का मतलब है ह्यूमन बीइंग को ये बताना हाउ टू बी ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो किसी भी तरह से इसमें
इस तरह की टेक्नोलॉजी में और इस तरह के प्राइवेटाइजेशन में जो दोनों जुड़े हुए हैं, उसमें इसका कोई स्थान नहीं है। भारत की दृष्टिकोण से, फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंडिया, आई वुड लाइक टू मेंशन वन extremely important phenomena which deserves consideration and which deserves to be taken up as a call for advocacy. And that phenomena is based on a book by Nicola Carr, What Does Internet Do to Our Brain? ये बहुत ही अच्छी किताब है, and he has written that because of internet there are two major consequences. One, constantly because of booming publicity, our concentration is being interrupted. So we cannot concentrate if we use internet as such. और ये बिल्कुल सच बात है, और इसका मतलब है कि आप एक अपने दिमाग को एक तरफ किसी भी चीज में लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन उससे बुरी तरह से प्रभावित होता है। लेकिन उसके साथ साथ योर फैकल्टी ऑफ कंटेम्पलेशन इज ऑल्सो डिमिनिश्ड, एंड इफ your faculty of concentration and computation, both of them are diminished, then essence of humanity is diminished. Essence of humanity is something which we are losing. ये उनके कंक्लूजन है, और ये कंक्लूजन भारत के लिए खास तौर से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारी संस्कृति में कंसंट्रेशन और कंटेम्पलेशन ये दो की पिलर हैं एजुकेशन सिस्टम के और भारतीय ट्रेडिशंस की, हमारे देश की जो ट्रेडिशन है इसके लिए। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं। प्रोफेसर शांति सिन्हा ने अच्छी तरह से बताया कि आप डिजिटल डिवाइसेस में सरकार हर तरह से उनको थोप रही है, और उस डिजिटल डिवाइसेस के कारण गरीब लोगों के जो बच्चे हैं किस तरह से वो उनको खरीद सकते हैं, उनके पास पैसा कहां से होगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन है बड़ी कंपनियों को कि अपना सामान बेचें, और बच्चों के ऊपर इस तरह से एक सिस्टम डिवाइस किया जा रहा है जिसमें टीचर पेडागोजी, जिसमें वैल्यू जो एजुकेशन है वो नहीं है, और ये अंतरराष्ट्रीय भारत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उल्लंघन है। क्योंकि हर आप कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन ले लीजिए, there is very clear mention of the essential objectives of education, objective of peace, fraternity, respect for each other's culture, and so on and so forth. All these objects are being victim of this information technology, use of digital devices in education, and we must therefore be extremely concerned with this privatization. Privatization also is against the decisions of the Supreme Court, और इसमें सबसे बड़ा एक जो इश्यू है वो है फीस। अब आप देखते हैं कि जो the private schools, there is very little regulation in few countries, but it's not even applied in few states, sorry, and therefore the private schools have unbridled freedom to impose any kind of fee and make money, and they have become business, the phenomenon of education as a business. अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, वो डिसीजन था मिस मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा के नाम पर अगर कैपिटेशन फी ली जाती है तो ये एक पेटेंट डिनाइल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट। पेटेंट डिनाइल, ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अधिकार है उसको वंचित करता है, उससे डिनाइल है, पेटेंट डिनाइल, बहुत जबरदस्त तरीके से, और इसको हमें अपोज करना चाहिए। अब अगर आज कोविंद के दृष्टिकोण में देखते हैं तो आपने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है कि प्राइवेट स्कूलें कहती है कि हमें तो फीस देनी चाहिए आपको, चाहे बच्चे आते हैं चाहे नहीं आते हैं। इस तरह का क्या अन्याय हो रहा है। वी आर विटनेसिंग ग्रेट सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस टू चिल्ड्रन in private schools and parents where they are forced to pay fee even though the schools are closed, even though there is absolutely no expenditure. Teachers are being used for other work because they are not engaged in teaching. तो इस तरह की जो एब्यूजिव प्रैक्टिसेस हैं जिनको कुछ स्टेट सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन कोई अपोज नहीं कर रहा है, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बहुत ही अपने को गंभीर तरीके से सोचना चाहिए, और वी नीड टू रेगुलेट ए सिस्टम विच शुड टोटली be devoted to regulating this in a most stringent manner। और दुनिया के, मेरे पास टाइम नहीं है, कई देश हैं जिसमें ये एग्जांपल हैं कि किस तरह से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, और कई जगह चाइना में, सिंगापुर में और बहुत देश हैं, जी मैं कई देश समझ सकता हूँ जहाँ पर इसको कंट्रोल करने का बहुत अच्छा सिस्टम है। अपने को उनसे सीखना चाहिए। लेकिन इन एनी केस ये इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है
कि अगर अपन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की किसी तरह उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको खास जो उसकी स्पिरिट है सोशल जस्टिस, उस स्पिरिट को लाना चाहते हैं, तो इट इज आवर legal responsibility, is a moral imperative to install, to respect social justice in education, and social justice is the greatest victim of the phenomenon of privatization in education. और इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के ऊपर अपना खास ध्यान देना चाहिए। मैंने यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ विधानसभा में, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में 2 रिपोर्ट इसके ऊपर पेश की, एक ह्यूमन राइट्स काउंसिल में है और इसके ऊपर सब मटेरियल है। मैंने राइट टू एजुकेशन डिजिटल डिवाइस के बारे में बोला, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अगर आपके किसी भी तरह का कोई कमेंट, क्वेश्चन या कोई विचार आप विमर्श करना चाहते हैं, तो मेरे लिए बड़ी खुशी होगी कि आपके साथ मैं मेरे आइडियाज शेयर कर सकूं। और मैं आखिर में आरटी फोरम को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि ये पैनल ऑर्गेनाइज किया और हमें मौका दिया कि आपस में विचार विमर्श करें, और इस तरह से शिक्षा के अधिकार को आगे बढ़ाने में किस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरह से पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके बारे में विचार करके इसके कॉज को लें, और इसके अंदर इसके साथ साथ एक नेशनल लेवल पर कैंपेन शुरू करें जिसमें इन इश्यू पर, मुद्दों पर एडवोकेसी हो स्ट्रांगली, ताकि सरकार अपना उत्तरदायित्व निभाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने बहुत ही अच्छे से आज के विषय को रखा और प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे पर फोकस करते हुए कि कैसे ये बच्चों के अधिकार को छीनता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वी विल जस्ट कम बैक अगेन टू यू in the question answer session.